नमस्कार मित्रों, मैं सोनवीर यादव एक वीडियो लेकर के आया हूँ आपके सामने। सर्वप्रथम आपका उदय कला क्लासेज में आपका स्वागत है। तो एक वीडियो है, ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, जितनी भी बड़ी से बड़ी परीक्षा है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और यह आत्मकथा से संबंधित है। इसमें जितनी भी पुरुष आत्मकथाएँ हैं जो पुरुषों ने लिखी हैं, उन सभी को मैंने इसमें ऐड किया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और शानदार कलेक्शन मैंने इसमें किया है। इसमें संपूर्ण जो महत्वपूर्ण आत्मकथा समग्र उनका मैंने कलेक्शन किया है, कोई इससे बाहर नहीं है। और इसको अगर हम आत्मकथा के लिए पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि शायद आत्मकथा का ऐसा वीडियो शायद ही कभी आपने पहले देखा होगा, और शायद ही ऐसा आप देख पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी मेहनत की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं इसमें 70 आत्मकथाओं का मैंने इसमें जिक्र किया है। सभी को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। थोड़े ही समय में आपको ट्रिक के माध्यम से हमेशा के लिए ये जो आत्मकथाएं सारी याद हो जाएंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आप अपना तैयारी कर रहे हैं, प्रश्न पक्का करना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि तभी समझ में आएगा। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मित्रों, स्टार्ट करते हैं आत्मकथा। ठीक है, देखिए सबसे पहले परिभाषा। मैंने इसमें क्या पूरा इसका डिटेल दिया है 3 पेज में, तो कि आत्मकथा वास्तव में होती क्या है, उसका संपूर्ण मैंने इसमें समग्र कलेक्शन किया है। तो देखिए परिभाषा की अगर हम बात करें सबसे पहले, कि जब कोई व्यक्ति कलात्मक या साहित्यिक ढंग से अपनी जीवनी स्वयं लिखता है, ध्यान रखना, अपनी जीवनी स्वयं लिखता है, तब उसे आत्मकथा कहते हैं। अगर हम स्वयं लिखते हैं तो हम उसको आत्मकथा कहते हैं, मतलब ऑटोबायोग्राफी इंग्लिश में। अगर हम कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, वो जो जीवनी लिखता है किसी व्यक्ति की, तो वो बायोग्राफी होती है। ठीक है, जबकि जीवनी कोई दूसरा व्यक्ति ही लिखता है। सत्य के प्रति निष्ठावान आत्मकथाकार के लिए एक चुनौती होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सत्य के प्रति निष्ठावान, की उसके जीवन में जो भी घटित हुआ उसको सत्य के साथ उसको वर्णन करना उसका, वो उसके लिए सबसे बड़ी एक चैलेंज होता है, चुनौती होती है। क्योंकि हर एक आत्मकथाकार अपनी कुछ जो कमियां हैं उनको छुपा जाता है, इसलिए ये सबसे बड़ी चुनौती उसके लिए होती है कि सत्य को वो अपने जो जीवन में घटित हुआ है उसको बताए। आत्मकथाकार, देखिए मित्रों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इसमें संपूर्णता का जो चीज़ है उसको मैं लेकर के चल रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कहीं भी आप बोर नहीं होंगे इस वीडियो में, मैं गारंटी देता हूँ। तो आत्मकथाकार के लिए ये एक चुनौती है। ठीक है, आत्मकथाएं लगभग अधूरी रहती हैं, जबकि जीवनी पूर्ण होती है, बशर्ते वे नायक की मृत्यु के उपरांत लिखी गई हो। अब ध्यान रखना, ये एक महत्वपूर्ण बात है, आत्मकथा लगभग अधूरी रहती हैं, क्योंकि एक तरीके से जो आत्मकथाकार होता है वो अपनी बचपन के कुछ, क्योंकि वो थोड़े समय जब वो समझदार होता है तब उसको लिखने लगता है वो, क्योंकि तो फिर उसकी बचपन की कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, और जीवन के अंतिम समय में भी वह कुछ कुछ समय पहले उसको लिखना छोड़ देता है, इसलिए वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, लगभग अधूरी रह जाती है। जबकि जीवनी पूर्ण होती है, क्योंकि वो कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, वो उसके बचपन से लेकर के जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनको सबको कंप्लीट लिखता है। ठीक है, तो वो क्या होती है, पूर्ण होती है, बशर्ते वे नायक की मृत्यु के उपरांत लिखी गई हो। ये ध्यान रखना है कि वह नायक की मृत्यु के उपरांत लिखी गई हो। अब जैसे हम ये करें कि जैसे तुलसीदास की अगर कोई जीवनी लिख रहा है, तो जैसे तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1623 में हुई थी। ठीक है, तो जब तक वो जीवित हैं तब तक जो लिखी जाएगी जीवनी उसको हम पूर्ण नहीं कह सकते, क्योंकि बाकी जो उसने जब, क्योंकि उनका निधन नहीं हुआ है, तो वो चीज़ें हैं जो बाद की उसमें ऐड नहीं हो पाती हैं। इसलिए नायक की मृत्यु के उपरांत जो लिखी गई है वही जीवनी क्या होती है, पूर्ण मानी जाती है। अब जैसे 1622 तक में 1623 में उनकी मृत्यु हुई है, और किसी जीवनीकार ने 1622 तक का पूरा वर्णन उनका लिख दिया है, तो बाकी का जो 1 साल बचा है वो तो रह गया ना, तो इसलिए वो पूर्ण नहीं हुई है जीवनी, तो इसलिए वो मृत्यु के बाद ही वो पूर्ण हो पाती है। ठीक है, तो ये इसमें था दोनों। अब देखिए, दोनों आत्मकथा व जीवनी में समानता के क्या तत्व होते हैं। देखिए, आत्म अभिव्यक्ति पहला तत्व है, कि वो स्वयं की अभिव्यक्ति करता है व्यक्ति जो आत्मकथाकार होता है, और जीवनी में भी यही होता है। ठीक है, कि वो
उसकी जो जिसकी जीवनी लिख रहा है उसकी अभिव्यक्ति करता है। अनुभूति की प्रामाणिकता होती है उसमें कि जो उसने अनुभव किया है, जो जिन क्षणों को उसने जिया है उस वो प्रामाणिक होने चाहिए, उसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए। और सत्यवादिता हो, कल्पना नहीं है। ये भी होना चाहिए कि उसमें सत्य का पुट हो, उसमें कल्पना इमेज नहीं होनी चाहिए कि कल्पना ऐसे हुआ था वैसे हुआ, तो वो नहीं, जो सत्य वास्तविक जो घटना घटित हुई है उसका ही उसमें वर्णन होना चाहिए। आत्मकथा व जीवनी का सामाजिक सरोकार। सरोकार मतलब समाज के लिए क्या ये जो है फायदा देती हैं, या क्या उसका सरोकार है, क्या उसका उद्देश्य है समाज के लिए। तो आत्मकथा केवल व्यक्तिगत जीवन की अभिव्यक्ति नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिख रहा है तो उसके केवल जीवन की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि उसका गहन सामाजिक सरोकार, समाज से उसका जुड़ाव होता है। आत्मकथा तो एक बहाना होता है। रचनाकार उन तमाम परिस्थितियों, जीवन के परिवेश को उभारता है जिससे उसके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, उसका व्यक्तित्व जो निर्मित हुआ है, उन सारी चीज़ों को अपनी उसमें आत्मकथा में उभारता है। वे कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने लेखक की जीवन दृष्टि को बदल दिया था, उन परिस्थितियों को उसमें वर्णन करता है। समाज के लिए वे परिस्थितियां कितनी लाभप्रद रही हैं और आज क्या होना चाहिए, उसका भी उसमें वर्णन करता है। वस्तुतः लेखक अपने जीवन मूल्यों की विशिष्ट व्याख्या करता है। वास्तव में रचनाकार एवं रचना की जो निर्मिति के विविध उपादान एवं तत्कालीन पृष्ठभूमि को समझने के लिए लेखक को जानना आवश्यक होता है कि उस जो रचना है, रचनाकार है, उसकी रचना की निर्मिति के जो विविध उपादान, तत्कालीन पृष्ठभूमि क्या रही है, उसको पृष्ठभूमि को समझने के लिए लेखक को जानना आवश्यक है। क्योंकि अगर हम लेखक को समझ जाएंगे कि वो किस तरह के परिवेश में रहा है, किस पृष्ठभूमि में वो रहा है, तो आराम से हम समझ जाएंगे। तो उसको जानना, लेखक को जानना भी इसमें आवश्यक होता है। अगर देखो हम जैसे उग्र की बात करें तो उनका जो साहित्य है वो घासलेटी या चॉकलेटी साहित्य कहा जाता है, उससे ना उनको जाना जाता है। तो उसकी जो आत्मकथा है वो, अब देखो उनकी जो जो उग्र ने लिखी थी अपनी खबर 1960 में, उनसे उन परिस्थितियों का पता चलता है जिसने उग्र के व्यक्तित्व का निर्माण किया था। ठीक है। और जो उग्र हैं वो सच्चे यथार्थवादी लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो उन्होंने सारी चीज़ों को बिल्कुल जो वास्तविकता जो घटित हुई थी उन सारी चीज़ों को उन्होंने बेटोक और बेबाक अपनी आत्मकथा में उनका वर्णन किया है। तो देखिए, आत्मकथा साहित्य के प्रसंग में हंस पत्रिका का जो आत्मकथांक था 1932 में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, ऐतिहासिक महत्व रखता है। प्रेमचंद द्वारा संपादित एवं प्रेमचंद के आग्रह पर प्रसाद ने एक आत्मकथांक भेजा था। ये बहुत ही फेमस है कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। क्योंकि ये आत्मकथांक है जयशंकर प्रसाद का। तो उन्होंने कहा था कि लोग, अगर मैं अपनी आत्मकथा बताऊंगा तो लोग हंसेंगे उसके बारे में, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि क्या अच्छा नहीं कि मैं औरों की सुनता खुद मैं मौन रहूं, कि मैं अपनी नहीं बताऊं। तो ये आत्मकथांक उन्होंने भेजा था हंस में प्रेमचंद जी के लिए, लेकिन ये बाद में क्या है, लहर में इसको संकलित कर दिया गया था। इसी विशेषांक के बाद यह विवाद उभरा कि आत्मकथा किसे लिखनी चाहिए और उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कि किस उसके के बाद ये विवाद उभरा था कि आत्मकथा किसे लिखनी चाहिए विशेषांक के बाद। तो बनारसी दास जो चतुर्वेदी थे, उन्होंने जो जागरण उनकी पत्रिका थी उसमें यह प्रश्न उठाया कि आत्मकथा किसे लिखनी चाहिए। ये भी आपको याद रखना है, भी इसमें बनारसी दास चतुर्वेदी ने जागरण में ये प्रश्न उठाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातों की अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो देखिए मित्रों, आत्मकथाकार स्वयं भोक्ता होता है, क्योंकि वही सारी चीज़ें भोगता है अपने जीवन में। जीवनीकार, अब देखिए आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। स्वयं भोक्ता होता है आत्मकथा। इसमें ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि आत्मकथा के बारे में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, या जीवनी के बारे में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, इस तरीके का प्रश्न। तो जीवनीकार के लिए ये आवश्यक नहीं है। ठीक है। तटस्थता और कल्पना का प्रयोग दोनों में भिन्न है। देखिए, क्योंकि आत्मकथाकार के लिए कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है, ध्यान रखना है, कोई स्थान नहीं होता है। कल्पना नहीं, उसमें सच्चाई कोई, उसमें यथार्थ कोई उसमें वर्णित करना होता है, उसे तटस्थ रहना पड़ता है। ठीक है, तटस्थ रहेगा, सारी चीज़ों को से भोगेगा, तो तभी तो उन चीज़ों को लिख पाएगा वो। जबकि जो जीवनीकार होता है वह एक हद तक कल्पना का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि वो जहाँ तक जो है कुछ चीज़ों को वो इमेजिन करके भी किसी व्यक्ति की अगर वो जीवनी लिख रहा है तो वो उसमें जीवनी में कल्पना का प्रयोग कर सकता है।
अगला पॉइंट है आत्मकथा में लेखक स्वयं ही नायक होता है। बिल्कुल होता है। आत्मकथा लेखक अपने जीवन की घटनाओं को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करने में कठिनाई महसूस करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, सत्य के प्रति जो निष्ठावान होना उसके लिए एक चुनौती होती है। ठीक है, तो जो जो प्रमाणिक हैं, जो वास्तव में जो घटित हुई हैं, उन चीज़ों को प्रस्तुत करने में उसे बड़ी कठिनाई महसूस होती है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। आत्मकथा में लेखक को समसामयिक घटनाओं तथा परिस्थितियों का अंतरंग चित्रण करना चाहिए, क्योंकि उस ये कि जब वो स्वयं की आत्मकथा लिख रहा है तो उसमें समसामयिक घटनाएं क्या घटित हो रही थी, क्या ऐसी परिस्थितियां थी तथा परिस्थितियां उस टाइम क्या थी, और उनका अंतरंग चित्रण उसके साथ, अपनी आत्मकथा के साथ करते रहना चाहिए, जिससे कि जो पाठक है वो उससे जुड़ा रहे। इसमें पांचवा पॉइंट है, इसमें लेखक के जीवन की संघर्षशील दास्तान होती है कि उसने किस तरीके से उसके जीवन का निर्माण हुआ, किस तरीके की परिस्थितियों में से निकल करके वो व्यक्ति महान बना है। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें होती है कि उसकी संघर्षशील दास्तान होती है कि संघर्ष करके वो महान व्यक्ति बना है। किस तरीके से उसने संघर्ष किया अपने जीवन में, कि वह अपने जीवन के आदर्शों की प्राप्ति के लिए जो संघर्ष करता है उसका रोचक शैली में वो चित्रण करता है, क्योंकि जो पाठक होता है फिर उससे प्रेरित होता है, वो भी फिर अपने जीवन में उन चीज़ों को उतारता है। छठा पॉइंट है, आत्मकथा नितांत व्यक्तिक होती है। व्यक्तिक का मतलब किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा उसके अधिकार, गुण व स्वभाव से संबंधित, यानी हम इसको कह सकते हैं पर्सनल। ठीक है, तो ये व्यक्तिक का आपको याद रखना है। इसे पढ़ने में लोग तभी रुचि ले सकते हैं जब आत्मकथाकार कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो या उसका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली होना चाहिए। ये भी आपको याद रखना है। अगला सातवां पॉइंट है, जीवनी की तुलना में हिंदी में आत्मकथाएं कम ही लिखी गई हैं। ठीक है, आत्मकथाएं लोगों ने कम लिखी क्योंकि वो उन लोगों के लिए चुनौती होती है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग उस चीज़ को लिख नहीं पाते हैं। जीवनी काफ़ी लिखी गई है, उनकी तुलना में आत्मकथाएं कम लिखी हैं। और आत्मकथा में विनम्रता की आवश्यकता नहीं होती, कि ये ऐसा नहीं कि जो आत्मकथाकार है वो विनम्रता दिखाए, उस तरीके का नहीं। जो सीधा है बेबाक उसको कहे। ठीक है, सच्चाई है, यथार्थ है, उसको सीधा कहे। और निर्व्यक्तिकता की आवश्यकता होती है, अतः ये कठिन कला है। निर्व्यक्तिकता का मतलब अन्य व्यक्ति से संबंधित नहीं होती, वो खुद की बारे में चीज़ों को लिखता है। तो देखिए ये सारे पॉइंट थे मैंने बताए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अब देखिए आगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब अगर हम हिंदी की पहली आत्मकथा की बात करें तो देखिए, हिंदी की पहली पद्य ब्रजभाषा में लिखित पहली आत्मकथा मानी जाएगी अर्धकथानक 1641 ईस्वी बनारसी दास जैन की। ध्यान रखना है इस चीज़ को आपको। देखिए मैं साथ के साथ याद कराता चलूँगा ट्रिक से। देखिए अब जो ये जो 1641 का समय आपको पता है भक्ति काल का समय था। ठीक है, 1700 तक भक्ति काल रहा है। तो उसके बाद देखिए 1641 में है, तो ब्रजभाषा में उस टाइम ब्रजभाषा का प्रचलन था। अब देखिए जो ब्रजभाषा है, वो जो पद्य है वो तो ब्रजभाषा में ही लिखा जाएगा। पद्य कभी उसमें खड़ी बोली में या उसमें थोड़ी लिखा जाता है। तो पद्य है, ये किस में लिखी गई? पद्य में लिखी गई है और ब्रजभाषा में लिखी गई है। ठीक है, अब ये क्या है? अर्धकथानक। ध्यान रखना 1641 बनारसी दास, ये ध्यान रखना चतुर्वेदी नहीं है, ये जैन है। बनारसी दास जैन है ये। तो देखिए बनारसी दास में विजुअल है बनारस। ठीक है, तो देखिए इसने क्या है, बनारसी दास जैन ने अपना जो यानी जो अपनी आत्मकथा थी अर्धकथानक, वो आधा कथानक तो इसने अपने घर पे लिख दिया। और आधा कथानक, ये जो आधा कथानक है ये कहाँ पर जाके लिख रहा है? आधा कथानक बनारस में जाके लिख रहा है, मतलब बनारसी दास जैन। ठीक है, तो ये वहाँ पर जाके इसको लिख रहा है बनारस में 1641। अब इसमें क्या है, एक पंक्ति मिलती है, मध्य देश की बोली बोल गर्वित कथा कयो हे खिलो। अब मध्य देश से यहाँ पर है, मध्यकाल से यानी भक्ति काल से है। और एक चीज और आपको याद रखनी है, इसमें एक पंक्ति मिलती है, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। जो मधुमालती है, एक प्रश्न एक बार पूछा गया था नेट में कि मधुमालती और मृगावती जो रचनाएं हैं उनका जिक्र किस आत्मकथा में किया गया है? तो वो किया गया है अर्धकथानक में। ये भी आपको याद रखना है। इसका जो उल्लेख है मृगावती और मधुमालती का, सूफी जो रचनाएं हैं उन दोनों का उल्लेख इस अर्धकथानक में मिलता है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसी से संबंधित, क्योंकि जो अर्धकथा है, अर्धकथा वो अर्धकथा है नगेंद्र की। ठीक है, वो मैं इसको आगे याद कराऊंगा। वो है 1988 में और ये 1641 में। तो कथानक को बनारस में जाके पूरा कर रहा है वो, लेकिन जो अर्धकथा है वो नगेंद्र की है। नगेंद्र में विजुअल है नाग, तो कथा लिख रहा था। ठीक है, तो बीच में कौन आ गया? नाग आ गया। तो ऐसे ही इसलिए वो कथा पूरी नहीं हो पाई, अर्धकथा ही रह गई। ऐसे आपको याद रख लेंगे, नगेंद्र के लिए बताया मैंने।
अब दूसरे हम बढ़ते हैं हिंदी की। अब देखिए अगर पहली गद्य की, अब देखिए गद्य की अगर हम बात करें, और लेकिन ये क्या है, गद्य है लेकिन अपूर्ण है, ये ध्यान रखना आपको। अब देखिए क्योंकि जो गद्य है कि गद्य रूप में आत्मकथा लिखने का जो व्यवस्थित आरंभ, ये लिखा है मैंने अगला पॉइंट, गद्य रूप में आत्मकथा लिखने का व्यवस्थित आरंभ भारतेंदु काल से ही प्रारंभ हो गया था। इसलिए हम आधुनिक काल की यहाँ पर बात, एक तरीके से आधुनिक काल प्रारंभ हो गया था। तो गद्य में लिखी गई है लेकिन देखिए अपूर्ण है, और नाम क्या है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। तो देखिए कुछ आप बीती बता रहा है, कुछ जग बीती बता रहा है। तो देखिए कुछ तो उसको अपने बारे में नहीं पता है ज़्यादा, तो और कुछ जग के बारे में नहीं पता है, तो इसलिए क्या है वो अपूर्ण है, ये ध्यान रखना। इसलिए क्या है वो अपूर्ण है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, अपूर्ण तरीके से बता रहा है। और लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अपूर्ण है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र है जो, उसमें क्या है, वो धनवानों का राजकुमार था, इसलिए उसको जब वो अपनी आत्मकथा लिख रहे थे तो बीच में कोई उनको बुलाने आ गया, इसलिए वो चले गए वहाँ से, इसलिए वो क्या रह गई, अपूर्ण रह गई। ठीक है, वो पूर्ण नहीं हो पाई, इसलिए अपूर्ण है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब अगर हमें इसकी बात करें, इसकी क्या नाम है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती का, अगर हम इसको आत्मकथा का अंश मात्र कह सकते हैं, और एक काल्पनिक भी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट की हम बात करते हैं हिंदी। अब देखिए हिंदी की पहली, देखिए गद्य और गद्य सेम है लेकिन यहाँ अपूर्ण है, और अब आ गए हम पूर्ण पर। वो किसकी है, मेरी आत्मकहानी 1941 1941, ये हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती है, श्याम सुंदर दास। अब देखिए गद्य तो है ही, अपूर्ण है। देखिए पूर्ण आत्मकथा कौन लिख रहा है, सुंदर व्यक्ति लिख रहा है, और वो कौन है, श्याम सुंदर। अब सुंदर व्यक्ति होता है वो तो हर तरीके से पूर्ण होता है, तो सुंदर से मतलब श्याम सुंदर, और पूर्ण से मतलब पूर्ण लिखी गई है, और प्रसिद्ध भी है। और तो भैया तो आपको पता ही है सुंदर व्यक्ति प्रसिद्ध भी होता है, तो प्रसिद्ध भी हो जाएगी श्याम सुंदर दास की। अब ये, लेकिन ये आपको एक चीज़ और याद रखनी है, और आचार्य जो चतुर्सेन शास्त्री, उसने भी मेरी आत्मकहानी नाम से सेम लिखी है, लेकिन वो लिखी है उन्होंने आत्मकथा 1963 में, ध्यान रखना। तो दो लोगों ने लिखी है, सुंदर ने और चतुर आदमी ने, दोनों ने अपनी अपनी मेरी आत्मकहानी नाम से लिखी है। तो सुंदर और चतुर आदमी दोनों लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये था मित्रों। अब इसको आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण आत्मकथा है, जीवन शीर्षक से संबंधित आत्मकथा एक साथ। अब मैंने क्या, जीवन जीवन जिनमें शीर्षक है उनमें एक साथ ले लिया है, जिससे आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। ठीक है मित्रों, देखिए आत्मकथा और आत्मकथाकार। पहला है मुझ में देव जीवन का विकास 1910। देखिए मैं पहले आपको डेट याद कराऊंगा और आत्मकथाकार कौन है वो याद कराऊंगा, और बाद में मैं रिपीट करा दूंगा आपको आत्मकथा और आत्मकथाकार। ठीक है, तो वीडियो मुझे लग रहा है ज़्यादा लंबी होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। ठीक है, तो देखिए पहला है मुझ में देव जीवन का विकास 1910, सत्यानंद अग्निहोत्री। अब सत्यानंद अग्निहोत्री में विजुअल है सत्य। अब देखिए ये सत्य कह रहा है कि मुझ में देव जीवन का विकास हुआ है, कि मैं सत्य कह रहा हूँ कि मुझ में देव जीवन का विकास हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। सत्य से मतलब सत्यानंद अग्निहोत्री। दूसरा है जीवन चरित्र 1917, स्वामी दयानंद। देखिए अब स्वामी दयानंद विजुअल क्या है, दया। तो देखिए जो जीवन का जो चरित्र है उसमें हमको क्या रखनी चाहिए, दया रखनी चाहिए। जीवन चरित्र में दया रखनी चाहिए। दया रखनी चाहिए से मतलब दयानंद, स्वामी दयानंद। तीसरा है मेरी जीवन यात्रा 1946-47, पहला भाग आया था ये फर्स्ट, और 47 में दूसरा, तो टोटल 5 भागों में राहुल सांकृत्यायन की है। तो जीवन यात्रा, अब आपको पता ही है राहुल सांकृत्यायन को घुमक्कड़ प्रवृत्ति प्रसिद्ध उनको अच्छी लगती थी, इसलिए वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र भी लिखा है। ठीक है, तो जीवन यात्रा कर रहे हो घूम करके, तो राहुल सांकृत्यायन। अब ध्यान रखना मेरी जीवन यात्रा, देखो इनकी तो 46-47 में, लेकिन 1956 में पहली महिला जो आत्मकथा लेखिका है जानकी देवी बजाज ने भी लिखी है, ध्यान रखना, मेरी जीवन यात्रा। इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया है। तो हम मैं इनको एक साथ जोड़ रहा हूँ कि जो राहुल सांकृत्यायन है वो बजाज, यानी जानकी देवी बजाज, इसमें विजुअल है बजाज, तो बजाज स्कूटर पर बैठ करके दोनों क्या कर रहे हैं, जीवन यात्रा कर रहे हैं। तो राहुल सांकृत्यायन और जानकी दोनों बजाज स्कूटर पर बैठकर जीवन यात्रा कर रहे हैं। चौथी है मेरा जीवन प्रवाह 1948, वियोगी हरि। ठीक है, तो देखिए वियोगी हरि,
अब वियोगी भी हरि में भी जो है वियोग। अब देखिए जो अब ये कह रहा है कि जो मेरा जीवन का जो प्रवाह है वो किस में बीता है, वियोग में बीता है। ध्यान रखना, प्रवाह की हम बात कर रहे हैं, एक एक शब्द को पकड़ना है, जीवन जीवन मिल रहा है सब में। तो मेरा जीवन जो प्रवाह है वो वियोग में बीता है, वियोग में बीत रहा है। ठीक है। पांचवा है अज्ञात जीवन। अज्ञात है 1951 में, अजीत प्रसाद जैन। तो 51 में है, 51 पंक्तियों में इसने लिख दिया है, 51 से 51 पंक्तियां 1951। तो अज्ञात जीवन लिख दिया है। देखिए जो अज्ञात जीवन किसका होता है, अजीत का, अजीत प्रसाद जैन। ए जीत, ए यानी नहीं, जीत यानी जिसको जीता जा सकता है, जिसको जीत नहीं सकते उसी का जीवन तो अज्ञात होता है। हमको क्या पता, जिसको हम जीत नहीं सकते तो उसके जीवन के बारे में हमें क्या पता। तो किसका जीवन अज्ञात होता है, अजीत का जीवन। कि अजीत का जीवन क्या है, अज्ञात जीवन है। ठीक है। तो अज्ञात जीवन किसका है, अजीत का, कि जिसको हम जीत नहीं सकते। छठी है मेरी जीवन गाथा। मेरी जीवन गाथा है ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी जीवन गाथा है। ठीक है। तो किसकी है, गणेश प्रसाद वर्णी। अब देखिए वर्णी में विजुअल है वर्णन, तो मेरी जीवन गाथा, गाथा का वर्णन करना है, तो गाथा का, अपनी जीवन गाथा का वर्णन कर रहा है ये। तो गाथा से जीवन गाथा हो जाएगा, और वर्णी से मतलब गणेश प्रसाद वर्णी। सातवां है जीवन चक्र 1954, गंगा प्रसाद उपाध्याय। अब देखिए जैसे जीवन चक्र चलता रहता है, ऐसे गोल 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 घूमता रहता है, ऐसे ही गंगा जो बहती रहती है, ऐसे ही गंगा का पानी का भी चक्र चलता रहता है। ठीक है। तो जीवन चक्र की तरह ही गंगा बहती रहती है, ऐसे ही चक्र चलता है, ऐसे ही गंगा बहती रहती है। तो गंगा से गंगा प्रसाद उपाध्याय। आठवां मेरे जीवन के अनुभव। अब इसमें अनुभव शब्द को पकड़ा है मैंने। 1963 में संतराम बीए। तो वो अपने संत, एक संत व्यक्ति है, वो अपने जीवन के अनुभव बता रहा है। ठीक है। कि बीए में मैंने क्या अनुभव किया था, तो अनुभव बता रहा है। संतराम व्यक्ति है वो, बीए के अनुभव बता रहा है, संतराम बीए। और 63 मतलब तिरा है इसमें, तिर गया। तो अपने जीवन के अनुभव बता के वो तिर गया। नवा है जीवन के 4 अध्याय 1966, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव। ये ध्यान रखना, माधव। अब माधव किसको कहते हैं, भगवान कृष्ण को कहते हैं माधव। ठीक है। और अर्जुन कहता था उनको माधव। तो वो जब वो महाभारत के युद्ध में जब उनको उपदेश दे रहे थे, तो जीवन के 4 अध्यायों के बारे में बता रहे हैं। कौन, जीवन के 4 अध्यायों के बारे में बता रहे हैं माधव। माधव से भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव। ठीक है। तो भवन, भुवनेश्वर मतलब भवन में बैठ करके उनको जीवन के 4 अध्याय बता रहे हैं माधव। अगला है मेरा जीवन 1985 से पूजन सहाय। ठीक है। अब देखिए मेरे जीवन में, शिव पूजन में विजुअल है शिव की पूजा। तो मेरे जीवन में मैंने सिर्फ शिव की पूजा की है। ध्यान रखना कि मेरे जीवन में मैंने क्या की है, सिर्फ शिव की पूजा की है। तो शिव से शिव पूजन सहाय। 1985 में, 85 में मतलब 85 में विजुअल है पिच। तो पिच पर बैठ करके मैंने शिव की पूजा की है। 11वां है मेरी जीवन धारा। अब देखिए यहाँ पर धारा शब्द है जीवन के साथ में, तो धारा है। 87 में यशपाल जैन। तो देखिए यशपाल दूसरा भी है, यशपाल। ठीक है। फूलों का कुर्ता वाला वो नहीं, जैन है ये, यशपाल जैन। तो जैन, ये जो यशपाल है वो जो जैन है उसकी धारा बह रही है। तो जीवन में उसकी धारा ही धारा बह रही है। धारा, धारा किसकी बह रही है, जैन की। तो यशपाल जैन। 12वां है जीवन की झांकियाँ, इंद्र विद्या वाचस्पति। अब देखो, अब झांकियाँ में भी जो है झांक कर देख। झांकियाँ मतलब झांक कर, एक हम देखते हैं ना किसी चीज़ को झांक करके देखते हैं। तो झांक कर देख वाचस्पति है या वनस्पति है। देखिए वाचस्पति है यहाँ पर। ठीक है। तो झांक के देखना है हमें कि ये सामने जो हमें दिख रही है वो वाचस्पति है या वनस्पति है। तो झांक के देखने से तो पता चलेगा कि वो वाचस्पति है वनस्पति है। तो वाचस्पति से इंद्र विद्या वाचस्पति। 13वां है मेरा जीवन वृत्तांत। अब देखिए वृत्तांत शब्द पकड़ा है मैंने इसमें। वृत्तांत 2 भागों में, 72 और 74 में। मोरारजी देसाई। ठीक है। अब देखिए मोरारजी देसाई भी जो है मोर, मोर देखिए MORE, MORE, मोर इंग्लिश का शब्द है, उसमें मोर का मतलब होता है अधिक। अब देखिए ये कह रहा है, मोरारजी देसाई कह रहा है कि जो मेरा जीवन वृत्तांत है वो क्या है, मोर है। मोर, मोर मतलब अधिक है। ठीक है। या फिर मेरे जो जीवन वृत्तांत है उसको मोर बता रहा है, मतलब मोर जो पक्षी होता है, उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो जीवन वृत्तांत है मोर यानी अधिक। अब देखिए सुधाकर द्विवेदी, 14वीं है आत्मकथा राम कहानी। तो देखिए अब हम फटाफट चलेंगे। सुधा की राम कहानी, सुधा अपनी राम कहानी बता रही है। अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास में विजुअल है अम्बे। अब देखिए
देखिए यहाँ पर वृत्तांत मेरा जीवन वृत्तांत है, वो मोर है, लेकिन यहाँ पर निज वृत्तांत है। तो अम्बे हैं, जो अम्बे अपना निज वृत्तांत बता रही हैं कि मेरे जो हैं 9 रूप हैं। हम 9 रूपों का वो क्या बता रही है, निज वृत्तांत बता रही है, क्योंकि वो खुद ही तो बता सकती है कि मेरे कितने रूप हैं। तो 1902 में है ये, तो 2 बार बता रही है निज वृत्तांत, 2 से 1902। आगे स्वामी श्रद्धानंद, कल्याण मार्ग का पथिक। अब देखिए श्रद्धानंद भी जो है श्रद्धा, इधर है कल्याण मार्ग। तो देखिए कल्याण के मार्ग पर कैसे चलना चाहिए, श्रद्धा से ही तो चलना चाहिए भाई। अगर हमें कल्याण के मार्ग पर चलना है तो श्रद्धा के साथ चलना होगा। अगला है 17वां, भाई परमानंद, आप बीती, 1921। अब देखिए 21 साल का हो गया भाई परमानंद। तो भाई परमानंद भी जो है परमानंद, तो अब क्या है, ये आप बीती बता रहा है भाई परमानंद, तो आप बीती बताने में इसको क्या आ रहा है, परमानंद आ रहा है। परमानंद से मतलब परमानंद, तो आप बीती बता रहा है परमानंद के साथ। रामविलास शुक्ल, ठीक है, मैं क्रांतिकारी कैसे बना, 1933। अब देखिए रामविलास शर्मा, एक रामविलास शर्मा है, वो शर्मा नहीं है यहाँ पर, शुक्ल है, ठीक है, तो ध्यान रखना। रामविलास में भी जो है विलास, तो विलास ये कर रहा है, ठीक है। अब ये सोच रहा है कि रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो भी विलास करते हैं, तो इसने अपने नाम के साथ शुक्ल लगा लिया रामविलास ने, ठीक है। तो अब इसको क्या है, विलास नहीं करने दिया, रामविलास शुक्ल को विलास नहीं करने दिया, तो ये क्रांतिकारी बन गया। तो कह रहा है कि मैं क्रांतिकारी कैसे बना, क्योंकि मुझे क्या नहीं करने दिया गया, विलास नहीं करने दिया गया, ठीक है। 19वीं है भवानी दयाल सन्यासी, ठीक है। अब देखिए ये जो 33 है वो 33 बार जेल गया था, क्योंकि क्रांतिकारी बना था इसलिए 33 बार जेल गया। 33 से मतलब 1933। अब भवानी दयाल सन्यासी, इसमें भी जो है सन्यासी, तो प्रवासी की आत्मकथा। अब देखिए जो सन्यासी होता है वो तो प्रवास तो करेगा ही भाई, सन्यासी प्रवास तो करता ही, अपने घर को छोड़कर चला जाता है, तो प्रवास करने चला गया सन्यासी। तो सन्यासी भवन दयाल सन्यासी, प्रवासी से मतलब प्रवासी की आत्मकथा। 20वें सत्य, अब देखिए ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक जैसी हैं। देखिए सत्यदेव परिव्राजक, अब इसमें विजुअल है सत्य, और इधर है 1951 में इसकी आत्मकथा है स्वतंत्रता की खोज में। अब देखिए इसको पकड़ना है हमें कि सत्य में ये क्या है, सत्य में हमें स्वतंत्रता की खोज में रहना चाहिए। तो ये वास्तविक रूप में, सत्य रूप में स्वतंत्रता की खोज में कर रहा हूँ, मैं स्वतंत्रता की खोज में हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पर है शांति प्रिय द्विवेदी, यह है परिव्राजक की प्रजा। तो देखिए परिव्राजक परिव्राजक सेम सा मिल रहा है, देखिए इसलिए मैंने बताया है कि सत्य में तो स्वतंत्रता की खोज में है, और शांति प्रिय होती है प्रजा, ध्यान रखना इसमें ये सब प्रजा शब्द पकड़ना है, शांति प्रिय प्रजा, शांति प्रिय प्रजा, ठीक है। जो शांति प्रिय होती है वो प्रजा होती है। आगे है महात्मा गांधी, ये पता ही है आपको, महात्मा गांधी 1923 में है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, 1927 में हरिभाऊ उपाध्याय ने इसका अनुवाद किया था। अब हरिभाऊ में भी जो है हरि भाई, ठीक है, हरि भाई। तो हरि भाई, अब ये हरि के भक्त थे, हरि का नाम लेते रहते थे, इसलिए उन्होंने हरि भाई ने इनका अनुवाद कर दिया। वही माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जिसका इंग्लिश में 1923 में। तो 23 साल के जब हुए थे गांधी जी, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिख दी थी, मैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो 23 से मतलब 1923, और हरि भाई ने 4 साल बाद उनका अनुवाद कर दिया। अगली है सुभाष चंद्र बोस की तरुण के स्वप्न, ठीक है। तो तरुण, सुभाष चंद्र बोस वैसे तरुण थे, युवा थे, तो गिरीश चंद्र जोशी ने उनका अनुवाद कर दिया, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस तरुण थे, तो एक गिरीश नाम का व्यक्ति आया और ग्रीस लगा के भाग गया उनके, और उनकी जो आत्मकथा थी उसको ले गया कि मैं ग्रीस लगा कर इसका अनुवाद करूँगा। तो ग्रीस से मतलब गिरीश चंद्र जोशी। राजेंद्र प्रसाद 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिख दी, पहले राष्ट्रपति थे इसलिए। 25 में गुलाब राय, 1941 मेरी असफलताएं। अब देखिए गुलाब राय में विजुअल है गुलाब, और इधर है गुलाब। एक जो गुलाब राय था वो अपनी प्रेमिका को गुलाब देने के लिए गया था, लेकिन वो असफल हो गया, उसकी प्रेमिका नहीं मानी, गुलाब लेने सुने उसने मना कर दिया। तो गुलाब राय कह रहा है मेरी असफलता है कि गुलाब देने में मैं क्या हो गया, असफल हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने 41 साल का हुआ था तब मैं मेरी प्रेमिका को प्रपोज कर रहा था गुलाब दे करके, तो वो नहीं मानी, तो इसलिए मैं असफल हो गया। 41 से मतलब 1941, तो गुलाब देने में असफल। अगला है सेठ गोविंद दास आत्मनिरीक्षण, देखिए 1958। अब सेठ जो व्यक्ति होता है वो आपको पता ही दुकान करता है, और वो जो होता है एक तरीके से जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा भाव, मतलब भाव उनका बढ़ा करके देता है, इसलिए उसको क्या करना चाहिए, सेठ को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए स्वयं का कि क्या मैं ग्राहकों के साथ अच्छा कर रहा हूँ। तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि मुझे सारी चीज़ों को जो वाजिब रेट है उसमें देना चाहिए। तो सेठ से सेठ गोविंद दास की ये क्या है, आत्मनिरीक्षण। अगला है रेणु फणीसोमनाथ रेणु 1988 आत्मपरिचय। तो
फणीश्वरों क्या है, फण है, तो आत्मपरिचय, पांचों फणों का आत्मपरिचय बता रहा है फणीश्वरनाथ रेणु। अगला है हरिबाबू उपाध्याय, जिसने गांधी जी की उसका आत्मकथा का अभी अनुवाद किया था, तो उनकी है साधना के पथ पर। तो देखिए हरि भाई से हम कह रहे हैं कि हरि भाई किस किस पथ पर चलो, साधना के पथ पर चलो, तो हरि भाई को साधना के पथ पर चलना चाहिए। अगला है मूलचंद अग्रवाल की है पत्रकार की आत्मकथा। तो मूल मूल जो कौन होता है, मूल जो अखबार में छापने वाला है वो पत्रकारी तो होता है मूल, ठीक है। तो पत्रकारी क्या होता है, मूल होता है। तो मूल से मूलचंद और पत्रकार की आत्मकथा। अगला है उग्र, फेमस है 1960 में। तो 60 साल का हो गया तो 60 सटिया गया ये, तो इसलिए उग्र हो गया। इसने क्या लिख दी, अपनी खबर। तो अपनी खबर को सुन करके क्या हो गया, उग्र हो गया, मतलब गुस्सा हो गया। अगली है हरिवंश राय बच्चन दी की, फेमस है, 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और दसम द्वार से सोपान तक। चारों का क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। 1969, 70, 78 और 85 4 भागों में है, ठीक है। तो देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण करना है मुझे, और निर्माण कहाँ करना है, बसेरे से दूर जा कर के, और उसमें क्या लगाने हैं, 10 द्वार लगाने हैं उसमें, ठीक है। तो इनका क्रम हो जाएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं उनका। फिर वो सोच रहा है कि यार मुझे कुछ करना था, कि तो क्या करना था, निर्माण करना था। और निर्माण के कहाँ करना था, बसेरे से दूर, और उसमें क्या लगाने से, 10 द्वार लगाने थे। ध्यान रखना, जो हरिवंश राय बच्चन है उन्होंने जो है अपनी आत्मकथा को क्या कहा है, स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है, उन्हीं के खुद के शब्दों में। और धर्मवीर भारती ने इनके बारे में कहा था कि हिंदी में अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह देना, ये पहली बार हुआ है। हरिवंश राय बच्चन के बारे में कहा था धर्मवीर भारती ने, ठीक है। तो बच्चन और धर्मवीर दोनों लगभग हैं, जैसे हम अमिताभ बच्चन से हम याद रख सकते हैं कि बच्चन है और धर्मवीर है, ठीक है, धर्मवीर फिल्म जो बनाई थी। अब आगे है देवराज उपाध्याय। अब देखिए देवराज से देवराजेंद्र हो गया, देवराज उपाध्याय 1970 में। तो यौवन के द्वार पर, अब देखिए अब ये क्या है, ये एक व्यक्ति है, वो यौवन मांगने के लिए देवराजेंद्र के द्वार पर पहुंच गया। तो यौवन के द्वार पर विजुअल है यौवन, और देवराज मतलब देवराज उपाध्याय। तो यौवन का आशीर्वाद मांगने के लिए देवराज के उस पर पहुंच गया, ठीक है, द्वार पर पहुंच गया। और कब पहुंचा, 1970 में। सत्य में तर जाएगा अगर वो यौवन के लिए देवराजेंद्र के द्वार पर पहुंच जाएगा, सत्य में तर जाएगा, मतलब 1970। अगला है वृंदावन लाल वर्मा 1970 में ही। अब देखिए अपनी कहानी, अब ये कह रहा है कि मुझे अपनी कहानी लिखने में मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कहाँ जाऊँगा, वृंदावन जाऊँगा, शांति से अपनी वहाँ पर आत्मकथा लिखूँगा वृंदावन में जाके। तो वृंदावन में अपनी कहानी लिख रहा है, वृंदावन में अपनी कहानी। बलराज साहनी 1947, आज़ाद होते ही फिल्मी आत्मकथा लिख दी है। भीष्म साहनी जो हैं उनके बड़े भाई बलराज साहनी, ये लिख दिए इन्होंने आत्मकथा, फिल्मी तो फिल्मों से संबंधित थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा, अब देखिए ये आ गए रामविलास शर्मा, 1983 और 1996 3 खंडों में थी। अब देखिए कौन कौन सी है। अब देखिए एक तो थी इनकी घर की बात। अब देखिए विलास में क्या है, विलास करता है ये व्यक्ति, ठीक है। तो देखो घर की बात है, हम ये कह रहा है कि घर की बात है, मैं चाहूँ तो किसी के साथ भी विलास कर सकता हूँ, अपने घर की बात है। और क्या कह रहा है कि अपनी धरती अपने लोग हैं, मैं किसी के साथ भी विलास कर सकता हूँ। तो देखिए ये है जो 3 खंडों में है। देखिए मुंडेर पर सूरज, देर सवेर और आपस की बातें, ये 3 खंडों में है इसकी। तो देखिए मुंडेर पर सूरज चढ़ जाता है तब वो विलास करता है, देर सवेर विलास करता है, आपस में ही वो विलास करता है, आपस की बातें, ठीक है। तो विलास घर की बात है, विलास कर रहा है, अपनी धरती अपने लोग में विलास कर रहा है। मुंडेर पर सूरज जब चढ़ता है, जब विलास करता है, विलास में बता रहा हूँ, विलास रामविलास शर्मा। और देर सवेर करता है और आपस की बातें, आपस में विलास करता है। हंसराज रहबर 3 खंडों में, चौथा खंड 1998 में आया था, मेरे 7 जन्म, ठीक है। तो देखिए हंसराज रहबर में विजुअल है हंस। अब हंस ने 7 जन्म लिए हैं, 7 जन्म लिए हैं हंस ने, ठीक है। तो हंस है वो, उसने 7 जन्म लिए हैं, तो हंस के 7 जन्म, ठीक है। अगला है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब देखिए जो कन्हैया है 1989 में, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा। अब देखिए जब वो कन्हैया जी गोपियों को छोड़ करके मथुरा गए थे, तो जब वो जा रहे थे गोपियों को छोड़ करके वियोग में तड़पता हुआ, तो जो नंदगांव से और जो मथुरा तक की जो रास्ता था वो तपती पगडंडियाँ थी, और उन पर उन्होंने पदयात्रा की थी, क्योंकि उन्हें मथुरा जाना था। इसलिए जो कन्हैया हैं वो क्या कर रहे हैं, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा करते हुए गए थे,
तो कन्हैया से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। 38वां अमृतलाल नागर की है टुकड़े टुकड़े दास्तान, 1986 में है। ठीक है, तो 86 टुकड़े कर दिए, 86 से मतलब 1986। टुकड़े टुकड़े दास्तान, तो देखिए जो टुकड़े टुकड़े हो गए उनको क्या कर दिया, लाल अमृत डाल करके उनको क्या कर दिया, जोड़ दिया, मतलब एक कर दिया लाल अमृत डाल करके। लाल अमृत से मतलब अमृतलाल, तो अमृतलाल डाल दिया किसके ऊपर, टुकड़े टुकड़े पर, और उनको क्या कर दिया, एक कर दिया। डॉक्टर नगेंद्र की मैंने बता दिया था, कथा लिख रहा था ये, तो आदि कथा रह गई, बीच में कौन आ गया, नाग से मतलब नगेंद्र आ गया, और वो आदि कथा रह गई 1988 में। अगला है 40वां रामदरस मिश्र। अब देखिए रामदरस मिश्र में विजुअल है राम के दर्शन। अब देखिए राम के दर्शन कब होंगे, 4 खंडों में है। देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ, अभी रामदरस मिश्र, अब राम के दर्शन कब होंगे, देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ मुझे वहाँ पर राम के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि वो सभी जगह मौजूद हैं। रोशनी की पगडंडियाँ की जिन पगडंडियों पर रोशनी है वहाँ पर भी राम के दर्शन होंगे। टूटते बनते दिन, चाहे कितने ही दिन टूट जाएं बन जाएं, मुझे राम के दर्शन करने हैं। और उत्तर पथ की तरफ से राम आएंगे और मुझे उनके दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए राम के दर्शन होंगे जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडियों पर राम के दर्शन होंगे, टूटते बनते दिन चाहे कितने दिन टूट जाए बन जाए राम के दर्शन मुझे करने हैं, और उत्तर पथ की तरफ से करने राम के दर्शन, वहाँ से आएंगे वो। और देखिए इन चारों को एक करके क्या कर दिया, 4 खंडों में सहचर है समय नाम से 1991 में इसको संकलित करके प्रकाशित करवा दिया कि यही सहचर समय है, मतलब ये सही सहचर समय है जब मुझे राम के दर्शन होंगे, कि सहचर समय में ही मुझे राम के दर्शन होंगे। अगला है कमलेश्वर 1980। तो 80 के दशक में ये कमल लेकर के गर्दिश के दिन। अब देखिए गर्दिश में विजुअल है, कमलेश्वर में विजुअल है कमल, और गर्दिश में गर्द यानी धूल। तो सारे जो कमल हैं, जो सारे कमल हैं वो किस में हो गए, गर्द में हो गए, मतलब धूल में हो गए। ये भी आपको याद रखना है। इसमें क्या है, इन्होंने इन्होंने क्या किया है, इसका संपादन किया है, और हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों का आत्मकथ्य एक साथ इसमें प्रस्तुत किया है, 12 अन्य रचनाकारों का। ठीक है, तो इसका संपादन किया है। तो सारे कमल किस में हो गए, गर्द में हो गए। 42वां है आबिद अली 1968 में। तो 68 में मतलब अड़ गया, ये कहाँ जाने के लिए अड़ गया, मजदूर, ये खुद मजदूर था आबिद अली, और मिनिस्टर तक पहुँच गया। अब देखिए आबिद नाम का जो मजदूर है वो मिनिस्टर तक पहुँच गया है। 43वां है गोपाल प्रसाद व्यास 1994, कहो व्यास कैसी कटी। तो इसमें व्यास आ रहा है, तो इधर भी व्यास आ रहा है, तो कहो व्यास कैसी कटी, कैसी तुम्हारी आत्मकथा रही। फिर है कमलेश्वर का दोबारा से, तो 3 भागों में 1992, 1997, 1997। अब देखिए जो मैंने जिया, यादों का चिराग, और जलती हुई नदी। ठीक है, तो देखिए इसमें विजुअल है कमलेश्वर में कमल। अब इसकी जो प्रेमिका थी, ठीक है, कमलेश्वर की, इसने जो है अपनी प्रेमिका के लिए कमल दिया था। तो वो अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है कि जो मैंने जिया, कि जो वक्त मैंने उसके साथ जिया था, ठीक है, वो मैंने कमल दे करके उसको, हर समय में उसको कमल देता था, तो जो वक्त मैंने जिया था कमल दे करके। दूसरा यादों का चिराग, कि वो जो एक जैसे चिराग जलता रहता है यादों में, तो उसी तरह मेरी प्रेमिका है जो वो कमल की तरह जलती रहती है मेरी यादों में। और जलती हुई नदी, तो जो कमल था वो मैंने अपनी प्रेमिका के लिए दिया था, वो मैं जलती हुई नदी से तोड़ करके लाया था। ठीक है, तो जो मैंने जिया, कमलेश्वर, जो मैंने जिया, यादों का चिराग और जलती हुई नदी। ठीक है, कि जो वक्त मैंने उसके साथ जिया था वो कमल दे करके जिया था, यादों के चिराग की तरह मैं उस कमल दे करके उसको याद किया था, और जलती हुई नदी में से लाया था। 45वीं है रविंद्र कालिया। अभी ममता कालिया के पति हैं, 2000 रुपये की शराब लेकर के आए हैं और गालिब के पास पहुंच गए। गालिब छोटी शराब, तो ममता कालिया कह रही है अपने पति रविंद्र कालिया से कि शराब कब छोड़ोगे तुम। तो वो कहाँ गए कि मेरे बस की नहीं, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। तो उन्होंने कहा ममता कालिया ने कि आप गालिब के पास जाइए। तो रविंद्र कालिया गालिब के पास पहुंच गया, शायरी सुनाई उसको। तो शायरी की आदत उसको पड़ गई, शराब उससे छूट गई। तो वो घर वापस आया, तो ममता कालिया ने पूछा कि शराब छोड़ दी तुमने। तो रविंद्र कालिया कह रहा है कि गालिब छूटी शराब की, मतलब ममता कालिया से कह रहा है कि गालिब ने छुड़वा दी मेरी शराब। ठीक है, तो इसकी हो जाएगी गालिब छूटी शराब। 46वां भगवती चरण वर्मा। अब इसमें भी जो है भगवती में भाग गई, मतलब भग्गी 2001 में। कही ने जाए का कहिए, कि मैं जो भाग कर गई थी, जो मुझे घर पर परेशान कर दिया था, अब उसके बारे में से पूछ रहे हैं कि तुम क्यों भाग कर गई थी। तो वो कह रही कहीं ने जाए का कहिए, कि मुझसे कहा ही नहीं जा रहा है कि मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं कहूँगी तो सिर्फ एक बार कहूँगी। एक बार मतलब 2001। ठीक है, और ये 2000 रुपये की शराब है, शराब मतलब 2000 में। ठीक है, तो भाग करके वो कह रही कि कहीं ने जाए का कहिए। उससे पूछ रहे हैं कि तुम क्यों भागी, तो वो कह रही मुझसे नहीं कहा जा रहा।
47 में राजेंद्र यादव है, ये प्रसाद नहीं, ध्यान रखना। 2001 में तो एक बार ही मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेट में पूछी गई थी। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मुड़ मुड़ कर किसको देखता है राजेंद्र यादव? अपनी पत्नी मन्नू भंडारी और बंटी को। तो राजेंद्र यादव देख रहा है मुड़ मुड़ कर किसको? मन्नू भंडारी को और बंटी को। तो मुड़ मुड़ कर देख रहा है, तो मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव। अब जो राजेंद्र यादव हैं उन्होंने ये जो लिखी थी, अब देखिए, अब इन्होंने क्या है, इसमें स्वयं इन्हीं के शब्दों में एक क्या है, आत्मकथांश है, अर्थात पूर्ण आत्मकथा नहीं है। लेखक ने वही अंश इसमें चुने हैं जो उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं, प्रेरणा देते हैं। इस संबंध में उनकी जो पत्नी मन्नू भंडारी है, उन्होंने तद्भव जो पत्रिका थी उसके अंक 6 अक्टूबर 2001 में एक प्रकाशित टिप्पणी की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि देखते तो इसे भी देखते, उल्लेखनीय है, यादव ने अपनी आत्मकथा में उन तत्वों को छोड़ दिया है जो उनके विपक्ष में जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले भी बताया था मैंने कि सत्य को कहना उसके लिए चुनौती होती है। तो इसलिए उन पक्षों को छोड़ दिया था राजेंद्र यादव ने जो उनके विपक्ष में जाते हैं, ध्यान रखना है। तद्भव पत्रिका में 2001 में अक्टूबर में कहा था मन्नू भंडारी ने। अगला है राजेंद्र यादव क्या ही है 2005 में। ठीक है, तो देखिए ये एक बार मुड़ मुड़ कर देखता है, एक बार ये कहे कि कहीं नहीं जाएगा, कहिए 2000 रुपये की शराब है। अब ये 2005 में क्या, देखिए देरी भई विदेश। अब इसका संपादन किया है अर्चन वर्मा और बलदेव कौर के सहयोग से। ठीक है, तो देखिए अब देहरी जो हमारे घर की देहरी होती है वो विदेश हो गई है। अब देहरी जो है घर की विदेश क्यों हो गई है? क्योंकि भाई राजेंद्र यादव का तलाक हो गया था मन्नू भंडारी से, वो घर छोड़ करके जा चुका था। इसलिए राजेंद्र यादव के लिए जो अपने घर की देहरी है वो क्या हो गई है, विदेश की तरह हो गई, क्योंकि वो अब उस पर जा नहीं पाता है रोजाना, बहुत दिनों के बाद भी नहीं जा पाता है, तो एक विदेश की तरह हो गई है उसके लिए धरती, उसकी जो देहरी है। तो अर्चन वर्मा और बलदेव कौर के सहयोग से उसने संपादन किया। अगला है अखिलेश 2001 में, वह जो यथार्थ था। अखिलेश में विजुअल है, अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे कि उससे वो जनता याद दिला रही है कि वह जो यथार्थ था, कि वास्तविक रूप में जो तुमने उस टाइम जीतने से पहले जो घोषणाएं की थी, जो यथार्थ में कहा था उसको तुमको करना चाहिए, जो तुमने उस टाइम कहा था कि जो यथार्थ था उसको करो आप। अगला है भीष्म साहनी 2003 में है, आज के अतीत। तो आज के जो अतीत हैं, आज के जो अतीत हैं वो क्या है, बहुत ही भीषण है। भीष्म साहनी विजुअल क्या है, भीषण। तो आज के अतीत कैसे हैं, भीषण है। 51वां है अशोक वाजपेयी पाप भर जीरे में ब्रह्म भोज कर देता है। अशोक नाम का व्यक्ति है, वो पाप भर जीरे में क्या कर देता है, ब्रह्म भोज कर देता है। जबकि ब्रह्म भोज के लिए तो बहुत ज़्यादा सामान चाहिए, लेकिन वो पाप भर जीरे में ही कर देता है। स्वदेश दीपक 2003। ठीक है, तो देखिए दो भीष्म साहनी के 2003 में आज के अतीत है, तो अतीत में तीन है, तो इधर भी 3 है, तो 3 अतीत, तो 3 से 2003। और दीपक भी 3 है, दीपक में भी 3 अक्षर हैं, इधर भी 2003 है। तो मैंने मांडू नहीं देखा, तो दीपक की रोशनी में भी मैंने मांडू नहीं देखा, मांडू नाम की जगह है। तो दीपक की रोशनी में भी, दीपक मतलब स्वदेश दीपक ने मांडू नहीं देखा, दीपक की रोशनी में भी। अगला है रविंद्रनाथ त्यागी 2005 बसंत से पतझड़ तक। तो त्यागी में भी जो है त्याग, तो ये कह रहा है रविंद्रनाथ त्यागी कह रहा है कि मैंने बसंत से पतझड़ तक सब कुछ त्याग दिया है। ठीक है, अगर नहीं त्यागूंगा तो मेरे क्या पड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगा पंजा वाला। पंजा मतलब 2005, 5 उंगलियां होती हैं हाथ में, तो 2005। राजकमल राय 7/7 2007 में एक अंतहीन तलाश। ठीक है, ये मृत्यु उपरांत लिखी गई थी राजकमल राय। देखिए अब ये राज, एक तो कमल होता है और एक होता है राजकमल। अब कमल तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो राजकमल है वो आसानी से नहीं मिल पाता है, इसलिए उसकी क्या चल रही है, अंतहीन तलाश अभी भी जारी है राजकमल की अंतहीन तलाश जारी है। विष्णु प्रभाकर 4 भागों में, देखिए 2004 में, 3 खंडों में है, 2004 में प्रकाशित हुई थी। पंखहीन खंड, मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। अब देखिए क्रम है इनका, तो देखिए एक पंखहीन पक्षी था वो गगन में उड़ गया, तो पंखहीन से मतलब पंखहीन खंड, गगन में यानी मुक्त गगन में, उड़ गया यानी पंछी उड़ गया। क्यों उड़ गया, देखिए पंखहीन पक्षी गगन में उड़ गया, क्यों उड़ गया, क्योंकि वहाँ पर क्या थी, विष्णु की प्रभा थी। विष्णु की प्रभा मतलब विष्णु प्रभाकर। अगला है कृष्ण बिहारी। अब देखिए 2008 में है, सागर के इस पार से सागर के उस पार तक। अब देखिए 8 से मतलब 8 मत कर, मतलब आवाज़ मत कर, 8 मत कर। इधर एक साइड में तो कृष्ण बैठे हैं
सागर के इस पार तो कृष्ण बैठे हैं और सागर के उस पार कौन बैठे हैं, बिहारी बैठे हैं। ध्यान रखना, सागर के इस पार तो कृष्ण है, सागर के उस पार बिहारी हैं, तो कृष्ण बिहारी की क्या हो गई, सागर के इस पार से सागर के उस पार तक। अब देखिए कन्हैयालाल नंदन, ध्यान रखना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर वो तप्ती पगडंडियों पर गए थे मथुरा, जब वहाँ से गए थे नंदगांव से, लेकिन ध्यान रखना उसमें कन्हैया था। ठीक है, अब इसमें विजुअल क्या है, कन्हैयालाल नंदन। अब देखिए कन्हैया है जो वो, कन्हैयालाल इसमें भी लेकिन इसमें नंदन है, तो कन्हैया है जो नंद बाबा के वहाँ जब वापस आए थे मथुरा से लौट करके, तो 3 भागों में उनकी 7, 9, 11 2-2 का अंतर है, तो 2-2 कोस पर उन्होंने गैप लिया था। तो गुजरा कहाँ कहाँ से, कहना जरूरी था मैं था और मेरा आकाश था। अब कन्हैया जब नंद बाबा से मिलने आ रहे थे तो एक मथुरा के व्यक्ति ने उनकी सारी कहानी बता दी कि यहाँ से कैसे कैसे गए थे। तो वो जो कन्हैया हैं जो नंद बाबा के जब घर वापस आए थे, तो उस व्यक्ति को उन्होंने पकड़ लिया जो मथुरा से नंदगांव आने पर की जो पूरी यात्रा थी उस व्यक्ति ने कंस को जाके बता दी। तो वो भगवान जो कन्हैया है वो कह रहे हैं उस व्यक्ति से कि गुजरा कहाँ कहाँ से, कि मैं कहाँ कहाँ से गुजरा, ये कहना जरूरी था तेरा कंस से, ये बताना जरूरी था, बता देता मैं था और मेरा आकाश था, बस ये बता देता तो क्यों मुझे दिक्कत होती, तूने सारा ही बता दिया कि गुजरा कहाँ कहाँ से, कहना जरूरी था मैं था और मेरा आकाश था, कि सिर्फ ये कह देता कि भाई मैं था और मेरा आकाश था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है हृदय 2009 जोखिम। अब नो में विजुअल है नो, अब देखिए हृदय विजुअल, हृदय में विजुअल है हृदय और इधर जोखिम, तो देखिए हृदय में जोखिम नहीं लेना चाहिए कभी भी, नो नो नो, हृदय में कभी जोखिम नहीं लेना चाहिए। देवेंद्र सत्यार्थी 1952 1985, तो देवेंद्र चांद सूरज के वीरन और नील यक्षिणी। ठीक है, तो देवेंद्र नाम का लड़का है वो क्या गया है, चांद और सूरज, चांद सूरज के पास गया है नील यक्षिणी से मिलने। ठीक है, नील यक्षिणी है जो उससे मिलने गया देवेंद्र चांद सूरज के पास, तो चांद सूरज के वीरन और नील यक्षिणी। सुमित्र नंदन पंत फेमस है 1960 में उग्र की तरह 60 साल सटिया गए थे और पंत भी सटिया गए हैं, 60 वर्ष एक रेखांकन। ठीक है, तो 60 वर्ष में 1960 हो गई, तो 60 वर्ष को रेखांकित कर रहे हैं सौमित्र, सौमित्र में है सुमित्र नंदन, पंत में विजुअल है सौमित्र, बैठ करके उसको रेखांकित कर रहे हैं। श्री राम सेवाग्राम की डायरी, तो जो श्री राम थे भगवान श्री राम जब वन में गए थे तो वो सेवाग्राम भी गए थे, तो वहाँ पर वो जो डायरी लिखते थे उस डायरी को सेवाग्राम में वो छोड़ाए थे। तो श्री राम से मतलब श्री राम शर्मा और सेवाग्राम की डायरी उनकी आत्मकथा। यशपाल 3 खंडों में 1951 1952 1955 सिंहावलोकन। अब हम यशपाल से पूछ रहे हैं कि क्या तुम सिंहावलोकन करोगे, वो कह रहा है यस मैं करूँगा, यस से मतलब यशपाल यस सिंहावलोकन करूँगा। ज्ञानेश्वर भूले, ठीक है ज्ञानेश्वर मूले है ये 2012, माटी पंख और आकाश। तो ज्ञान के चक्कर में, अब ज्ञानेश्वर भूले भी जो है ज्ञान के चक्कर में, ज्ञान के चक्कर में वो ये भूल गया कि ये माटी है, ये पंख है, ये आकाश है, तीनों को भूल गया, उसे पता ही नहीं चला कि माटी पंख और आकाश में क्या अंतर होता है, वो ज्ञान के चक्कर में भूल गया। तो ज्ञानेश्वर भूले का हो जाएगा माटी पंख और आकाश। एकांत श्रीवास्तव नो से मतलब 2009 में मेरे दिन मेरे वर्ष, तो मेरे एकांत श्रीवास्तव विजुअल है एकांत, तो ये कह रहा है कि मेरे दिन और मेरे वर्ष एकांत में बीते हैं, एकांत में बीते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि नो ऐसा नहीं है, मेरे दिन और मेरे वर्ष एकांत में नहीं बीते हैं। ठीक है, नो से मतलब 2009। गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर 1964 मेरा बकालती जीवन, तो जीवी मावलंकर वकील थे तो उन्होंने लिख दिया बकालती जीवन। विश्वनाथ त्रिपाठी नंगा तलाई का गांव। अब पूरा जो विश्व है वो 3 पाठ यानी त्रिपाठी, ध्यान रखना त्रिपाठी भी याद करा रहा हूँ क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी है दूसरा भी है, तो पूरा विश्व 3 पाठ पढ़ करके कहाँ जा रहा है, तलाई में नहाने के लिए जा रहा है, तो नंगा तलाई का गाँव। कालिदास कपूर की 1953 में मुर्दरिस की आत्मकथा, तो देख कालिदास में विजुअल है काला और मुर्दरिस में है मुर्दा, तो मुर्दा कैसा होता है हमेशा काला ही होता है, तो काला हो गया मुर्दा। ठीक है, सुखदेव राज 1971 जब ज्योति जगी। ठीक है, तो देखिए जब ज्योति जगी तब सुखदेव का राज था, कि ज्योति सो गई थी घर जा करके, जब वो जगी तो किसका राज था, सुखदेव का राज। और लास्ट उपेंद्र नाथ अस्क, अस्क कहते हैं घोड़े को, तो चेहरे अनेक। अब अनेक
जो अस्क होते हैं उनके अनेक चेहरे होते हैं, अस्क के चेहरे अनेक होते हैं, क्योंकि घोड़े जो होते हैं अलग अलग चेहरे के होते हैं, ठीक है। तो अस्क के चेहरे अनेक। अब देखिए ये एक जैसी हैं, तो मैंने क्या है इसमें आपको एक साथ दे दी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब जो कन्हैयालाल हैं वो जब नंदगांव से मथुरा गए थे तो तपती पगडंडियों पर पदयात्रा की थी उन्होंने, ठीक है। अब कृष्ण बिहारी, अब देखिए सागर के इस पार तो कृष्ण बैठा है और सागर के उस पार कौन बैठा है, बिहारी, ठीक है। तो कृष्ण बिहारी की हो जाएगी सागर के इस पार सागर के उस पार तक। अब देखिए कन्हैयालाल इसमें भी है, कन्हैयालाल इसमें भी, लेकिन इसमें क्या है नंदन, मैंने बताया था वही कि जब नंद बाबा के पास वापस आए थे तो एक व्यक्ति ने कंस को बता दिया था कि कृष्ण गुजरा कहाँ कहाँ से है, कहना, वो कृष्ण कह रहे हैं तेरा कहना जरूरी था, ऐसे कह देता कि मैं था और मेरा आकाश था। और एक है भुवनेश्वर माधव मिश्र, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव। अब माधव तो पता ही है कृष्ण को कहते थे अर्जुन, तो जो माधव हैं वो जीवन के 4 अध्याय बता रहे हैं जब वो गीता का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, ठीक है मित्रों। ये एक वीडियो था। अब मैं इसमें आपको सिर्फ ट्रिक रिपीट कराऊंगा। देखिए माधव बता रहे हैं जीवन के 4 अध्याय, कन्हैया नंद के वहाँ पर जो वापस आए थे तो एक व्यक्ति ने बता दिया था कि गुजरा कहाँ कहाँ से, फिर कृष्ण कन्हैयालाल कह रहे हैं नंद उस व्यक्ति से कि कहना जरूरी था, कह देता कि मैं था और मेरा आकाश था। सागर के इस पार और सागर के उस पार, एक साइड तो कृष्ण बैठे हैं दूसरी साइड बिहारी, कन्हैयालाल तपती पगडंडियों पर जा रहे हैं, अस्क के चेहरे अनेक होते हैं, जब ज्योति जगी जब सुखदेव का राज था, मुर्दा काला होता है, पूरा विश्व 3 पाठ पढ़ करके तलाई में नहाने जा रहा है, गणेश वासुदेव मावलंकर वकील थे, मेरे दिन और मेरे वर्ष एकांत में बीते हैं, ज्ञान के चक्कर में माटी पंख और आकाश को भूल गया, भूले मतलब मूले भूले, क्या सिंहावलोकन करोगे, सिंहावलोकन करोगे, यस, श्री राम की डायरी रह गई सेवाग्राम में, पंथ रेखांकित कर रहे हैं सौमित्र मिलकर के, देवेंद्र चांद और सूरज के पास जा रहा है, चांद और सूरज पर नीलक्षणी से मिलने, हृदय में जोखिम नहीं लेना चाहिए, कन्हैयालाल नंदन मैंने करा ही दिया, कृष्ण बिहारी एक साइड सागर के इस पार कृष्ण है, दूसरी साइड बिहारी है, विष्णु की प्रभा है, क्योंकि पंखहीन पक्षी गगन में उड़ गया, क्यों उड़ गया, क्योंकि वहाँ पर क्या थी, विष्णु की प्रभा थी, राजकमल की अंतहीन तलाश चल रही है, वसंत से पतझड़ तक सब कुछ त्याग दिया मतलब त्यागी, दीपक की रोशनी में भी मैंने मांडू नहीं देखा, अशोक पावर जीरे में ब्रह्मभोज कर देता है, भीषण है आज का अतीत, अखिलेश जो तुमने यथार्थ कहा था चुनाव से पहले उस यथार्थ को पूरा करो, राजेंद्र यादव के लिए देरी विदेश हो गई थी क्योंकि वो उसका तलाक हो गया था, वो छोड़कर चला गया था, राजेंद्र यादव मुड़ मुड़ कर देखता है मन्नू भंडारी को, भगवती यानी भाग गई और उससे पूछ रहे हैं कि क्यों भागी थी, वो कह रही कहीं नहीं जाए का कहिए, रविंद्र कालिया ने गालिब की शायरी को पढ़ करके शराब छोड़ दी थी, गालिब छूटी शराब, कमल दिए थे प्रेमिका को जो मैंने जिया यादों के चिराग के रूप में और जलती हुई नदी में से मैं तोड़ करके लाया था, गोपाल प्रसाद व्यास कहो व्यास कैसी कटी व्यास से व्यास, आबिद पहुंच गया मजदूर, जो आबिद मजदूर था वो मिनिस्टर तक पहुंच गया, कमल गर्द में हो गए हैं, गर्द मतलब गर्दिश के दिन, राम के दर्शन होंगे जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडियों पर टूटते बनते दिन और उत्तर पथ की तरफ से राम आएंगे, और चारों को जोड़ करके कर दिया सहचर है समय की, ये समय सहचर है, यहीं पर मेरे राम के दर्शन हो जाएंगे, नाग आने से कथा आधी रह गई, अर्ध कथा, लाल अमृत डाल करके टुकड़े टुकड़े दास्तान को एक कर दिया, वही कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर तपती पगडंडियों पर गए, हंस ने 7 जन्म लिए हैं अपनी हंसिका से मिलने के लिए, विलास कर रहा है, ये कह रहा है घर की बात में विलास कर सकता हूँ अपनी धरती अपने लोगों के साथ में, मुंडेर पर सूरज जब निकलता है तब विलास करता है, देर सवेर करता है और आपस में विलास करता है, बलराज साहनी ने फिल्मी आत्मकथा लिख दी, वृंदावन में जाके अपनी कहानी लिखेगा, देवराज इंद्र के द्वार पर यौवन मांगने के लिए जाके बैठ गया, हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं, निर्माण करना है बसेरे से दूर और उसमें 10 द्वार लगाने हैं, उग्र हो गया अपनी खबर सुन करके, मूल होता है पत्रकार, हरि भाई को साधना के पथ पर चलना चाहिए, फण का वो परिचय दे रहा है, सेठ को देखिए ये आत्मपरिचय ये आत्मनिरीक्षण है, तो परिचय दे रहा है फण का, एक एक फण 5 फण होते हैं, फणीश्वर मतलब फणीश्वर नाथ, और सेठ को निरीक्षण करना चाहिए आत्म का, गुलाब देने में प्रेमिका को असफल हो गया मैं मेरी असफलताएं, राजेंद्र यादव ने आत्मकथा लिख दी, सुभाष चंद्र बोस तरुण थे
और ग्रीस लगा करके गिरीश चंद्र जोशी ने उनका अनुवाद कर दिया। महात्मा गांधी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हरि भाई ने उनका अनुवाद कर दिया, क्योंकि वो हरि भाई के साथ रहते थे, हरि का नाम लेते थे। ठीक है। शांति के साथ शांति प्रिय प्रजा है, सत्य में वो स्वतंत्रता की खोज में है, सन्यासी प्रवास करने जाता है, विलास करते हुए क्रांतिकारी बना है, क्योंकि उसे विलास नहीं करने दिया इसलिए क्रांतिकारी बन गया। आप बीती बताने में परम आनंद आ रहा है, श्रद्धा के साथ कल्याण मार्ग पर चलना चाहिए। अम्बे स्वयं का वृत्तांत बता रही हैं। सुधा की राम कहानी है। वृत्तांत है मोर यानी अधिक, झांक कर देख वाचस्पति है या वनस्पति है। धारा बह रही है यशपाल जैन की धारा। मेरा जीवन में मैंने सिर्फ शिव की पूजा की है। जीवन के 4 अध्याय माधव बता रहे हैं अर्जुन को। जीवन के अनुभव बीए के अनुभव बता रहा है। गंगा जैसे गंगा बहती रहती है ऐसे जीवन चक्र चलता रहता है। गाथा का वर्णन कर रहा है। अज्ञात होता है जो व्यक्ति अजीत होता है, वो अज्ञात होता है, उसे जीत नहीं सकते, इसलिए वो अज्ञात होता है। जीवन प्रवाह पूरा वियोग में बीत गया। जीवन यात्रा कर रहा राहुल संकीर्तन बजाज स्कूटर पर। जीवन चरित्र में यानी जीवन का जो चरित्र है उसमें दया रखनी चाहिए। और सत्य कह रहा हूँ, मुझ में देव जीवन का विकास हुआ है। तो मित्रों ये मैंने आपको रिपीट करा दिए हैं जहाँ तक आपको याद हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाऊंगा इससे संबंधित। देखिए वीडियो इससे आगे होगी महिला आत्मकथा की, क्योंकि ये पुरुष आत्मकथाकार है। महिला के लेके आऊँगा, फिर दलित लेके आऊँगा, और फिर इनके जो भाग हैं कि किसकी आत्मकथा कितने भागों में है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना। आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाने की कोशिश करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।